हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूँ रंजित रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर आई थिंक, है ना। आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर है। डैट मीन्स जो पहला चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसकी 5वीं क्लास है, आज फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास, जिस अगर कोई ऐसा हो जो पहली लेक्चर उनके लिए हो, मतलब यही लेक्चर आप देख रहे हैं, तो मैं उससे ये बोलूँगा कि आप इससे पहले के जो 4 लेक्चर हैं उनको आप लोग जाके देख लें, ताकि आपकी यहाँ तक की जो क्लैरिटी है, कितनी चीज़ पढ़ाई हो गई है इस चैप्टर के अंदर, चार्ज रिलेटेड बातें, क्या क्या चार्ज के बारे में मैं बता चुका हूँ, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि जो लास्ट क्लास हम लोग का था, जो 4th लेक्चर था, लास्ट क्लास पिछला लेक्चर जो था, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे लास्ट में, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो लेंथ वाइज, चाहे एरिया वाइज, फिर वॉल्यूम वाइज, और उसकी डेंसिटी हमें गिवन है। तो अगर डेंसिटी हमें फिक्स्ड गिवन होती है, यूनिफॉर्म डेंसिटी में होती है, तो फिर तो बहुत आसान होता है। जो चार्ज डेंसिटी है उसको आप उसके एरिया या फिर लेंथ या फिर उसके वॉल्यूम से सीधा मल्टीप्लाई करिए, आपको टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें चार्ज डेंसिटी जो गिवन होता है वो किसी न किसी पैरामीटर के साथ चेंज हो रहा होता है, मतलब वेरिएबल होता है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती है। तो उस केस में हमें टोटल चार्ज अगर उस सिस्टम के ऊपर निकालना हो, चाहे टोटल एरिया में निकालना हो, चाहे फिर टोटल वॉल्यूम में निकालना हो, चाहे फिर टोटल लेंथ में निकालना हो, तो उसमें हमें एक इंटीग्रेशन टूल्स है जिसको हमें यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री या तो लेंथ लेते हैं, या फिर एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करते हैं, या फिर एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, और फिर उतना ही लेंथ के लिए या फिर एरिया के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो नहीं बदल रहा होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेते हैं हम लोग, तो उतना फिक्स एरिया या लेंथ या फिर वॉल्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा होगा। तो फिर उस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया वॉल्यूम के लिए या फिर लेंथ के लिए हम निकाल लेते हैं फिर डी क्यू स्मॉल चार्ज, और उसके बाद उसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस पर हम क्वेश्चंस जो है पिछले क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ किया भी था, और लास्ट में हमने ये न्यूमेरिकल जो मैं अभी बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, ये मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया था, जो कि जेईई मेन में आया हुआ है, जो कि जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चंस को भी करने के लिए सेम तरीका हमें वही अपनाना होगा जो और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने किया है लास्ट लेक्चर में, पिछले क्लास में। तो देखिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, अच्छा किसी से बना है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बन गए होंगे। तो अगर बच्चों बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, और अगर नहीं बना तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर के जो है उस कॉन्सेप्ट को सीखें कि कैसे, क्यों हमें ये चीज़ लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, ताकि आपसे न्यूमेरिकल्स बने। ठीक है। तो चलिए मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। जिसने बना लिया अच्छी बात है, और जिससे नहीं बना वो देखें कि हम कैसे बना रहे हैं, और जो बन गया है वो भी देखें। यहाँ अगर कोई और तरीका लगा दिए हैं या फिर यही लगाए हैं तो यही लगाए होंगे, क्योंकि तरीका तो वही है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो हमें गिवन है डेंसिटी, वो हमें ये गिवन है, और जो रेडियस है उस स्फीयर का वो हमें आर दिया हुआ है। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जो डी क्यू है उसको हम क्या लिखेंगे, रो इंटू डी बी लिखेंगे, है ना। और रो जो है वो आपका गिवन है, तो ए अपॉन में आर स्क्वायर और ई पर पावर -2r बाय ए। ठीक। और डी वी हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडर करना होगा। तो याद करिए, इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर स्फीयर है तो हमने dr थिकनेस का एक स्फीयर कंसिडर कर लिया था, जिस स्फीयर का रेडियस जो है वो r है। r रेडियस पर जाके
डिस्टेंस पे जाके और इसका डी आर रेडियस का हमने एक स्फीयर कंसिडर कर लिया। तो अगर इस स्फीयर का एरिया देखा जाए तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके पूरे वॉल्यूम निकालनी है तो हम इसकी डी आर जो मोटाई है उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डी वी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा डी वी आ जाएगा। डी वी कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सॉरी कैपिटल आर नहीं होगा स्मॉल आर होगा, क्योंकि आर रेडियस लिया आपने तो कैपिटल आर नहीं होगा स्मॉल आर होगा। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डी वी के बदले में तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बाद में की टर्म को लिखिए यहाँ पे। तो मैं इस तरफ करता हूँ मैं इसको। तो बच्चों आपका क्या है डी क्यू है ना, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आया, आर से आर कट गया आर स्क्वायर से, तो कितना बचा ए ई पर पावर -2r बाई ए, कैपिटल ए और ई पर पावर -2r बाई ए, और 4 पाई भी है तो 4 पाई हम यहाँ रख देते हैं 4 पाई, और यहाँ पर ये आ गया डी आर, तो ये डी क्यू आ गया। ठीक है, जो स्मॉल इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल थिकनेस का जो स्फीयर हमने कंसिडर किया आर रेडियस का। अब हमें क्या करना है इसे बच्चों इंटीग्रेट कर देना। तो चलिए डी क्यू को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल आर तक, सॉरी क्यू तक, क्योंकि आप चार्ज निकाल रहे हैं क्यू तक, और इधर 4 पाई ए ई पर पावर -2r बाई ए, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका डी आर। इंटीग्रल 0 से रेडियस कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल आर तक जा रहा है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसमें क्या क्या बाहर आने वाला है, 4 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, ए बाहर आएगा। ठीक है, और ई पर पावर -2r बाई ए इंटू डी आर, 0 से लेकर के कैपिटल आर। नाउ दिस विल बिकम्स 4 बाई कैपिटल ए और ई पर पावर -2r बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा -2r बाई ए, और फिर जो r का कोफिशिएंट है -2 बाई ए, उससे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 0 से कहाँ तक जाएगा, कैपिटल आर तक जाएगा। क्योंकि बच्चों में मालूम है कि इंटीग्रल ई पर पावर x जो होता है वो ई पर पावर x ही होता है ना। तो जो ई पर पावर -2r बाई ए है तो उसका क्या हो जाएगा, ई पावर -2r बाई ए, लेकिन जो r की कोफिशिएंट है ये वाली जो कोफिशिएंट है ये वाली इससे क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ आएगा। तो इसको अगर हम इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल ए, ठीक है, ए चला जाएगा, स्मॉल ए चला जाएगा ऊपर, और ये -2 आ जाएगा यहाँ पर, ये -2 यहाँ रह जाएगा, या माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस ऐसे लिख देते हैं उसको, ठीक है, और ये ई पर पावर -2r बाई ए हो जाएगा, -2r बाई ए हो जाएगा। 0 से लेकर के ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये यहाँ पे माइनस है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए एंड ई पर पावर -2r बाई स्मॉल ए, और जो इसकी लिमिट है वो 0 से लेकर के कैपिटल आर है ना, -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ई से लेकर के -2r, ई पर पावर -2r बाई लिमिट इज 0 से लेकर के कैपिटल आर। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेट, उसका लिमिट रखनी है, उसकी वैल्यू ही रखनी है। तो एक बार आप अपर लिमिट की वैल्यू रखिए और एक बार आप क्या करिए लोअर लिमिट की वैल्यू रखिए। तो चलिए इतना को आपने लिख लिया है ना, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो जब मैं उसे इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, उसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, तो ये जो Q आने वाला है, जो टोटल चार्ज हमें Q आने वाला है वो आने वाला है -2 पाई देन कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बार अपर लिमिट रखिए तो ई पर पावर -2 कैपिटल आर बाई ए एंड माइनस ई पर पावर -2 इंटू 0 अपॉन में ए, है ना, क्योंकि जो स्मॉल आर है उसकी जगह आप एक बार कैपिटल आर रखेंगे अपर लिमिट, और माइनस करके एक बार उस स्मॉल आर की जगह आप लोग 0 लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट, तो -2 इंटू 0 बाय ए हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये जो वैल्यू है
ये तो आपको 0 हो जाएगा, और e पर पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e पर पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होल टर्म जो है, ये जो होल टर्म आने वाला है, ये जो होल टर्म आने वाला है क्या आने वाला है, 1 आएगा, है कि नहीं। ये होल टर्म आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर q आ गया, -2 पाई कैपिटल A स्मॉल a e पर पावर -2 कैपिटल R बाय A -1। ये आ गया, ये आ गई q की वैल्यू, ये आ गया q की वैल्यू। अगर हमें सिर्फ उस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज पूछा होता कि कितना है, तो वो -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए ई पर पावर -2 R बाई A -1, मतलब R A के साथ रिलेशन में ये वाली चार्ज हमारे पास आया है ना। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ठीक है, वो चीज़ें हैं, माइनस हटा दें, हट जाकर वैल्यू रखेंगे तो ये चार्ज उसके अंदर की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है कुछ और, कहता है कि इफ़ कैपिटल Q इज़ द टोटल चार्ज, है ना। क्या कह रहा है कि जो कैपिटल Q है वो है इसका चार्ज, कैपिटल Q इज़ द टोटल चार्ज उस स्फीयर के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, और उसका कैपिटल रेडियस R है, तो वो R क्या होगा, मतलब इस ऑप्शन में से वो कैपिटल R की वैल्यू कौन सा होगी। तो बच्चों जहाँ की आपको उसमें दिखाई दे रहा है, उसको मिटा रहा हूँ मैं, तो जहाँ की उसमें दिखाई दे रहा है कि हमें कैपिटल R निकालना है और उधर Q दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से, और इसमें लॉग दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं लॉग लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उस जो है ना, तो उसको स्मॉल q की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैपिटल Q लिख देते हैं, है ना, क्योंकि स्मॉल q को कह रहा है कि आप कैपिटल Q ले लीजिए, क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल Q है, कैपिटल Q लिख दीजिए। इज इक्वल टू -2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, और ये आपका e पर पावर -2 R अपॉन में A -1, है ना, e पर पावर -2 R बाय स्मॉल a -1, ये आपकी आ जाएगी एक्सप्रेशन। अब हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तभी जाके हम R निकाल पाएंगे, क्योंकि लॉग इसमें आ रहा है, क्योंकि e नहीं है उसमें, हटा हुआ है। तो लॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेपरेट करनी पड़ेगी, इसको हमें सेपरेट। अब देखिए उसमें क्या है कि -q/2 पाई a दिख रहा है, देखिए q अपॉन में 2 पाई स्मॉल a, तो मतलब इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -q/2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, और ये इक्वल हो जाएगा e पर पावर -2 R बाई A -1 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e पर पावर -2 R बाई A, उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू, और ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस में q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A इंटू स्मॉल q। देखिए ये वाला टर्म आपको आ रहा है, देखिए ये चीज़ लॉग के साथ है। अब हम इसमें क्या करनी है, लॉग लगा देनी है। टेक लॉग बोथ साइड एट बेस ई, मतलब जो आप लॉग लेंगे वो बेस ई पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई है, तो यहाँ पर लॉग ई पर पावर -2 R बाई A, और ये बेस ई पर लेना है, ठीक है, ठीक है। इसको अब हटा देना है, क्योंकि यही चीज़ लिखने, -1 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अपने 1 को उधर लेके चला गया, तो सिर्फ इतना ही टर्म रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई कैपिटल A स्मॉल है। अब ये चीज़ बाहर आ जाएगा, -2 R बाई A, -2 R बाई A, और ये लॉग e बेस e बन जाएगा, लॉग e बेस e बन जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये लॉग 1 माइनस, ठीक है, q अपॉन में 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करिए, नहीं बच रहा है, मैं जस्ट आंसर लिख देता हूँ। ये आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ें आने वाली हैं। कैपिटल R अगर आप निकालते हैं तो D ऑप्शन इसमें आपका आएगा, तो ये आने वाला है आपको A/2 लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी आंसर। थोड़ा सा एक स्टेप और लिखिए, मैं जस्ट लिख दिया, क्योंकि जस्ट एक थोड़ा सा क्या करना है, इसको 1 कर देनी है
और फिर थोड़ा सा क्रॉस करके, तो r इज इक्वल टू a/2 log 1/1 माइनस q बाई 2πa आ जाएगी आपका। मतलब फोर्थ ऑप्शन, मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन ये था जेईई में 2019 में पूछा हुआ था, जो कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। मतलब आपको डेंसिटी गिवन है और टोटल चार्ज, तो डायरेक्ट टोटल चार्ज नहीं पूछा। इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें डायरेक्ट सिर्फ टोटल चार्ज नहीं पूछा था, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो इसमें देखिए क्या कर दिया, उसको कैपिटल क्यू लिख दिया टोटल चार्ज को, और फिर रेडियस निकालने का। तो फाइनली करना तो वही था, हमें क्यू निकालना था और फिर उसको कैपिटल क्यू से इक्वेट कर देना था। या इससे जो पहले का न्यूमेरिकल था जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें भी कुछ वैसा ही था। उसमें भी टोटल चार्ज निकालना था और उस टोटल चार्ज की जो मैग्नीट्यूड थी वो उसके जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था उसके ऊपर जो चार्ज थे उसके मैग्नीट्यूड के बराबर था। साइन अपोजिट था टोटल, लेकिन उसके बराबर था, क्योंकि उसको टोटल चार्ज सिस्टम का 0 होना था। तो उसमें भी हमने वही काम किया था। तो वहाँ पर हमने रेशियो पूछ दिया था, और बाहर वाला स्फीयर का रेडियस बाय जो अंदर का स्फीयर था उसका रेडियस का रेशियो। तो करना कुल मिला के टोटल चार्ज ही सबसे पहले निकालना है, और बाद में उसके साथ कुछ और भी एक स्टेप करके जो फाइनल आंसर जिस फॉर्म में लाना है, जो चीज़ का है वो आप कर रहे हैं। लेकिन है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके बच्चों, थैंक यू। मिटा रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था कुछ, उस पर बेस्ड हमने सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। जैसे एक फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का था, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए। एक फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का था, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए। एक फार्मूला हमारा जो चार्ज होता है वो सिंपल अलजेब्रा को ओबे करेगा, मतलब उसमें जो बेसिक अलजेब्रा हम पढ़ते हैं बचपन से वो वाली यूज करेंगे, हम कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे वहाँ पे क्योंकि स्केलर है। उस पर हमने न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक, जो एक चार्ज का ही ये सब प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं। अब आगे हम लोग कुछ और भी चार्ज का प्रॉपर्टी आज देखने वाले हैं। चार्ज के रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं कि चार्ज का और वो कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रॉपर्टी चार्ज का ये कहता है कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का, बॉडी का, जो वेलोसिटी के साथ नहीं बदलता। मतलब अगर उसके पास वेलोसिटी आ जाए, अगर वो चलना शुरू कर दे, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। जैसे मास में ऐसा होता है कि मास में क्या होता है, वो वेरी करता है। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है रिलेटिव मास का, कि अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगता है तो वेलोसिटी के साथ उसकी जो मास है, उस ऑब्जेक्ट की जो मूविंग मास है वो बदल जाती है। और अगर वो स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए उस ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट इतनी तेज चलने लगे कि उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, तो फिर उस केस में उस ऑब्जेक्ट की मास इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वेलोसिटी इसके साथ बदलता है उसका मास, ये आइंस्टीन कहते हैं। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज वेलोसिटी के साथ नहीं बदलता, इनवेरिएंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ उसका वेरिएशन नहीं होता है। वेलोसिटी उसके पास है, तेज है, कुछ भी है, रेस्ट में है, उसके वैल्यूज़ नहीं बदलते। मतलब जो Q की वैल्यू रेस्ट में है वही Q की वैल्यू मोशन में होगा। मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाला है। रेस्ट और मोशन में दोनों वैल्यू समान होता है। बट मास में ऐसा नहीं होता है। बट इन केस ऑफ मास मूविंग
मास mv इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर m0 जो है वो रेस्ट मास है, जो v है वो स्पीड ऑफ बॉडी है, और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इफ v इंक्रीजेज, अगर आप v बढ़ाते जाते हैं तो v जब बढ़ता जाएगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ता जाएगा, जब ये पूरा वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक, तो ये वाली जो वैल्यू है मतलब डिनोमिनेटर में जो है ये वैल्यू कम होती जाएगी, और जब ये कम होती जाएगी तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू आपका मतलब जो पूरा वैल्यू है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नीचे अगर एक से कम वैल्यू आएगा और उससे ये डिवाइड होगा m0 तो बढ़ती जाएगी, यानी v बढ़ने से जो मूविंग मास है ना, जो मूविंग मास है m जो है वो आपका mv जो है जो मूविंग मास है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अगर इफ़ v जो है वो c के बराबर हो जाए, यानी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 0 हो गया, और m0 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस केस में जो मूविंग मास है वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब ये थ्योरी कहता है, आइंस्टीन का इक्वेशन कहता है। तो आइंस्टीन का इक्वेशन ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उसकी मास जो है वो स्पीड के साथ बदलता है। स्पीड अगर बढ़ता जाएगा, उसके इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी मास बढ़ती जाएगी, और अगर उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाता तो उसकी मास बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चार्ज जो होता है वो आपका बराबर ही होता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में, वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई चार्ज का, तो आप लोग इसको रखेंगे, ठीक है, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज है, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। सेम polarity of charge attracts each other, sorry, same polarity of charge not attracts, repel each other, but opposite polarity attracts each other। यानी अगर दो चार्ज है और सेम पोलैरिटी का है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर निगेटिव नेगेटिव है तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज रिपेल करता है। लेकिन अगर ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज का, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एंड अगर एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, मतलब न्यूट्रल है, तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट होता है ना। तो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी, मतलब न्यूट्रल। मतलब अगर एक चार्ज बॉडी है और एक दूसरा अनचार्ज बॉडी है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्ट करता है। और अगर अपोजिट चार्ज बॉडी है, अपोजिट पोलैरिटी का बॉडी है, तब भी अट्रैक्ट करता है। यानी अगर अपोजिट चार्ज है तब भी अट्रैक्ट करता है, और अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है तब भी अट्रैक्ट करता है। तो फिर ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि वो चार्ज है या अनचार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों केस में होता है। अट्रैक्शन जो है वो दोनों केस में होता है। तो फिर कैसे पता करेंगे कि वो चार्ज है या फिर अनचार्ज है? तो हमें अट्रैक्शन से पता नहीं चल रहा, तो लेकिन रिपल्सन से जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सेम चार्ज अगर रिपेल हो रही है तो निश्चित रूप से वो चार्ज होगा, निश्चित रूप से वो चार्ज होगा, क्योंकि रिपल्सन तभी होगी जब सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज होगा। अगर वो बॉडी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाओ, रिपेल करेगा, और अगर वो निगेटिव है और निगेटिव के पास ले गए तो रिपेल करेगा।
मतलब रिपल्सन चार्ज होगा दोनों तभी पॉसिबल है, लेकिन अट्रैक्शन एक चार्ज नहीं भी है तब भी पॉसिबल है। यानी अगर हमें कंफर्म टेस्ट करना है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है, तो कंफर्म टेस्ट हमें रिपल्सन से मिलती है, ना कि हमें किससे मिलती है, अट्रैक्शन से मिलती है। तो हम यहाँ पर नोट में लिख देंगे कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, जो कंफर्म टेस्ट है हमारा चार्ज बॉडी का, गिव्स रिपल्सन। मतलब रिपल्सन जो है वो कंफर्म टेस्ट देता है ना, रिपल्सन गिव्स द कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, रिपल्सन गिव्स द कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा लिखना, है ना। रिपल्सन गिव्स द कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी। यानी अगर रिपल्सन हो रही है तो निश्चित रूप से बॉडी जो होगा वो चार्ज होगा, लेकिन अगर अट्रैक्शन है तो ये कहना मुश्किल है कि वो चार्ज है या फिर अनचार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन दोनों केस में पॉसिबल है। अगर अपोजिट पोलैरिटी चार्ज तब भी, और अगर एक न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज है तब भी। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तब अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका सपोज करिए कि यहाँ पर कोई बॉडी है और इसके ऊपर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या किया आपने, एक स्फीयर ले आया। स्फीयर न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, ये जो इसके निगेटिव चार्ज होते हैं वो इसके नज़दीक आने लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है वो क्या होता है, इसके रियर साइड हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ ये खींचेगा F1 से, और ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F2 से। तो जो F1 है, F1 जो है वो वेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो माइनस F1 जो है F2 अपोजिट है। लेकिन अगर हम लोग F1 की मैग्नीट्यूड को देखें और F2 के मैग्नीट्यूड को देखें, अच्छा ये बराबर नहीं होगा, मैंने लिख दिया। तो ये F1 की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यूज होगा इसका, जो F1 का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा F2 के वैल्यू से, क्योंकि जो इनका डिस्टेंस है, इनका जो ये वाली डिस्टेंस है और इनसे जो ये वाली डिस्टेंस होगा, अगर ये R1 है ये R2 है, तो R1 डिस्टेंस जो है वो छोटा है R2 डिस्टेंस से। तो ये जो चीज़ें इसको हम इंडक्शन कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी के नज़दीक में एक अनचार्ज बॉडी लाया जाता है तो उसके जो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ खिंचाता है, अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेयर एंड पे, फार एंड पे डेवलप हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। तो जितना इधर पॉजिटिव बना होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव बना होगा, है ना, क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल था, क्योंकि पेयर में क्रिएट होता है जो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव है सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव बनेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल था बॉडी। तो ये चार्ज इसके करीब है, तो ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज की वजह से, और ये जो एक दूसरे को रिपेल करेगा सेम चार्ज की वजह से, वो कम होगा और ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी दूरी कम है, ठीक है। अब कम दूरी की वजह से अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, ज़्यादा दूरी की वजह से रिपेल जो है उसको कम करेगा। तो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही है और न्यूट्रल बॉडी चार्ज के साथ भी अट्रैक्शन हो रही है। तो अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा कि चार्ज है या फिर अनचार्ज है, लेकिन रिपल्सन अगर हो रही है तो निश्चित रूप से वो चार्ज है। तो कंफर्म टेस्ट अगर आपको देगा तो वो आपको रिपल्सन ही देगा, आपको अट्रैक्शन से नहीं मिलने वाली है कंफर्म टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई चार्ज की, और ये जो इस तरीके का चार्ज डेवलप होता है उसको इंडक्शन कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और ये F1 क्यों ज़्यादा नज़दीक से क्यों ज़्यादा खींचता है, नज़दीक होने से क्यों ज़्यादा है या फिर दूर होने से क्यों कम है, तो कुलम्स लॉ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल है कि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा।
तो अभी समझिए कि हाँ रिपल्सन अट्रैक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिपल्सन से कंफर्म टेस्ट मिलेगा, अट्रैक्शन से नहीं मिलने वाली है। तो ये था कुछ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये जो है ये था कुछ हमारा चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी, है ना। अभी तक हम लोग फर्स्ट क्लास से और पहली लेक्चर से अभी तक हम लोग चार्ज के बारे में ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं वन बाय वन कि चार्ज के साथ कौन कौन से प्रॉपर्टी एसोसिएट है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आए जिसपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे तो वो भी हम करते आए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पिछला लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो कृपया वो लेक्चर जाके देख लें, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लैरिटी जो है वो कंसेप्ट जो है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई परेशानी अगर कोई चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं क्लियर हुआ, तो वो कमेंट का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा अगर कहीं पर कोई आपको दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो आई होप कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना आसान से और इतना धीरे और इतना इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अगर इसको देखें, चाहे वो बिल्कुल लगन करके 12th में है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल में, उनको भी समझ में आएगा, और जो 12th कर चुके हैं उनको भी समझ में आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर होगी जो 12th कर चुके हैं और उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो डेफिनेशन से में जाता है, लेकिन बच्चों हमें सबको ध्यान में रख करके करनी है। तो आप चाहें तो फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, आगे बढ़ के देख सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मास और चार्ज के बीच का कुछ कंपैरिजन। जो मास है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट का, ये भी प्रॉपर्टी ही है जिनके वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है, जैसा कि मैंने कहा, और उसी तरीके का एक प्रॉपर्टी और भी है चार्ज, जो इनके वजह से भी फोर्स लगता है। तो इस मास और चार्ज जो ये दोनों प्रॉपर्टी है उनको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब या फिर क्या डिसिमिलैरिटी है, मतलब कंपैरिजन करते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज, है ना। ये दोनों जो है वो मैटर का प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज, जिनके वजह से फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बीच में कंपेयर देख लेते हैं। तो आप बीच में कॉपी पर एक लाइन खींच दीजिए, एक तरफ आप लिख दीजिए चार्ज, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए मास, है ना। एक तरफ आप लिख दीजिए चार्ज और दूसरी तरफ आप लिख दीजिए मास। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी अगर कंपैरिजन करते चलिए, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। चार्ज कभी भी, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता है ना। तो वो हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ये तीनों पॉसिबल है। चार्ज जो फोर्स लगाता है वो एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों लगाता है, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों लगाता है। और इसकी अगर बात करें तो ये हमेशा क्या लगाता है, एट्रैक्टिव लगाता है। मास हमेशा क्या करता है, दूसरे मास को एट्रैक्ट ही करता है। तीसरी बात अगर करें तो जो चार्ज होता है वो कंजर्व है ना, कि टोटल चार्ज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो हमने पढ़ा। लेकिन ये कहता है कि कंजर्व नहीं होता है, नॉट कंजर्व, है ना। E इज इक्वल टू mc² आइंस्टीन का इक्वेशन होता है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। ये वाइस वर्सा, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वाइस वर्सा। तो ये कंजर्व नहीं होता है, आइंस्टीन, ठीक है, एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², है ना, वो कंजर्व नहीं होता। चौथी बात हम लोग क्या लिखें, चार्ज इनवेरिएंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, जबकि मास जो है डिपेंडिंग है वेलोसिटी पर, है ना, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक।
ये जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये कंजर्व है, वो कंजर्व नहीं है। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी पॉसिबल है, ये सिर्फ आपका पॉजिटिव हो सकती है मास, ठीक। तो ये हम लोग कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। मास और चार्ज जो दो टाइप के प्रॉपर्टी हैं उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उस चार्ज के पास कि ये क्या है नहीं है ना। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को दोनों ओबे करता है ना। फोर्स जो है ना, फोर्स बिटवीन देम ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये भी ओबे करता है। इसके बीच में जो फोर्स होगा वो भी ओबे करता है ना। ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इनके बीच का जो फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को वो भी ओबे करता है, ये भी ओबे करता है। तो देखा जाए तो खैर ये फोर्स की एक तरीके से हो गई प्रॉपर्टी हो गई कि ये भी ओबे करता है वो भी ओबे करता है। तो खैर जब उसका फोर्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी, फोर्स की प्रॉपर्टी को हम अलग से देख लेंगे। लेकिन ये कुछ मास का कंपैरिजन हो गया, तो आप इस कंपैरिजन ऑफ मास और इसके याद आ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको याद आ सकता है चार्ज और मास के बीच में जो गुण है तो आप उसको देख सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टी मिल जाए बुक में। लेकिन जो मेन चीज़ है ये बात है कि चार्ज और मास का जो ये कुछ मुख्य मेन कंपैरिजन है जो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। आगे एक हम लोग हेडिंग देंगे अर्थिंग। आगे हम लोग एक टॉपिक देंगे जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग, ठीक। तो अर्थिंग क्या है बच्चों? होता ये है कि आप लोग अपने घर में आप प्लग देखे होंगे, जो सॉकेट होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो सॉकेट लगा होता है, ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक सॉकेट होता है जिसमें आप देखे होंगे कि ऊपर में एक बड़ा सा होल है, ठीक है। यहाँ पे दो छोटे हैं और यहाँ पर ये बड़ा होल है, ठीक है ना। तो इसमें जो दो प्लग वाली जो है वो तो आपको यहाँ पे लग जाएगा, इसमें इंटर हो जाती है। लेकिन जिसमें 3 प्लग है, जो 3 पिन वाली प्लग है, वो आपको यहाँ पे घुसेगा ऐसे। तो ये वाली देखेंगे थोड़ा सा थिक, मोटाई ज़्यादा होता है इसका, और इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये दोनों की थोड़ा सा मोटाई देखेंगे इसके कंपेयर में कम होती है, पतली होती है, और साथ साथ इसकी जो लेंथ होती है भी थोड़ा छोटा। तो ये जो होता है ये दोनों, ये आपका थिन एंड स्मॉल रहता है, और ये जो देखेंगे आपका वो थिक एंड लार्ज रहता है, ठीक है। तो ये आपको 3 पिन में 3 प्लग अगर है तो उसमें काम करेगा। और ये आपका जो 2 पिन वाला है उसके लिए देखें तो छोटा उसके बीच का गैप रहता है, तो यहाँ पे इसमें घुसेगा। अगर 3 लगाना तो इसमें घुसेगा। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो आपके घर में हाउस होल्ड में लगे हुए। तो अगर ये जो तीसरी वाली जो चीज़ है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये आपकी अर्थिंग है। ये आपकी क्या है? अर्थिंग है, ठीक। तो अब अर्थिंग होता क्या है? देखिए अर्थिंग मतलब है कि कोई भी बॉडी को आप अर्थ से जोड़ दीजिए। नाम से लगा अर्थिंग मतलब अर्थ, मतलब कोई बॉडी है उसको आप अर्थ से जोड़ दीजिए, मतलब वो अर्थिंग हो गई। आप उसको अर्थेड कर दिया, अर्थ से वायर से आपने कंडक्टर से जोड़ दिया, वो अर्थिंग हो गई। लेकिन अर्थिंग क्यों करेंगे और कहाँ पे करेंगे? तो देखिए अर्थिंग करने का सबसे बड़ी काम ये है कि मान लेते हैं कोई बॉडी है और वो बॉडी चार्ज है, और उस बॉडी को अगर आप छुएंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, मतलब उसमें चार्ज फ्लो होती है। जब भी आप देखते हैं छूते हैं तो बस गायब। तो बॉडी हमारा इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को छुएंगे तो वो चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो हमें शॉक लगेगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि हमें शॉक लगेगा। दूसरी बात ये है कि वो जो बॉडी
चार्ज हो चुकी है तो उनमें भी कुछ खराबियां हो सकती है। जैसे अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे हमारा फ़ैन है या आयरन है, घर में आप लोग अक्सर देखे होंगे जो आयरन होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि आयरन आप कर रहे हैं और अचानक से आपको शॉक लग जाता है, आपको झटका लगता है, तो हम बोलते हैं यार इसमें लाइन आ रही है, इसमें करंट आ रही है, मतलब झटका सा शॉक से लग जाता है। तो होता ही क्या है कि उसके अंदर कुछ फॉल्ट हो गया होगा, जो आयरन है उसके अंदर कुछ फॉल्ट अकर हुआ होगा। फॉल्ट अकर होने के बाद क्या हुआ होगा, जो उसकी लाइव वायर है वो उस इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है हमारा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है घर में जो चीज़ है हमारा, ठीक है, एप्लियंसेज है, उनके साथ उसकी कनेक्शन हो गई अंदर में, और वो जो लाइव वायर है उसके बॉडी को टच कर रहा है। तो जब लाइव वायर उसके बॉडी को, एप्लियंसेज के बॉडी को टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बॉडी है उसमें आपको चार्ज हो जाएगा वो बॉडी, मतलब वहाँ पर चार्जिंग वाली बात हो गई वहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गई। और जब आप उसको छुएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको शॉक लगेगा। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस बॉडी के साथ उससे एक और वायर निकाला हुआ रहता है, और वो वायर निकाला हुआ रहता है, और वो वायर यहाँ प्लग रहता है, मतलब आयरन के साथ ये दो तो जा ही रहा है ना। तो यहाँ जो ये वाली है, इसमें एक तो यहाँ पे ये होगा आपका न्यूट्रल, ठीक है, और ये जो एक वाली ये वाली होगी, ये आपकी होगी लाइव वायर, है ना। तो ये आपकी लाइव वायर होगी, ठीक है। तो जो लाइव वायर होती है वो आपका रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू, रेड येलो ब्लू, रेड येलो एंड ब्लू, इस तीनों में से कोई पॉसिबल हो सकता है कलर। क्योंकि अगर 3 फेज कहीं पर है, अगर 3 फेज कहीं पर जनरली जो ट्रांसमिशन लाइन पावर प्लांट से आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वहाँ से जो लाइन जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से आती है, वो 3 फेज में निकलता है RYB, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो तीनों फेज उसको चाहिए। अब तीनों फेज का जो डिटेल्स है कि तीनों फेज क्या है, मतलब 3 फेज सिंगल फेज का क्या मतलब है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके टॉपिक से बाहर है, बियॉन्ड है। बट ये समझिए कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में जो जनरेट होकर आती है वो 3 फेज आती है। RYB हम लोग रेड येलो एंड ब्लू, उसको 3 कलर उसको नाम दिए हैं स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर। और RYB इसको लाइव वायर हम बोलते हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट 3 फेज पे चलती है, बहुत सारे सिंगल, जैसे हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो AC हो, चाहे फ्रिज हो, हमारे घर के अंदर अप्लायंसेज, उसमें हम लोग सिंगल फेज चाहिए, एक ही फेज हम लोग देते हैं, एक लाइव फेज लेते हैं, और एक हम लोग न्यूट्रल फेज लेते हैं। मतलब 2 वायर हम कहीं से कनेक्शन अगर करते हैं, कहीं पोल पे अगर कहीं से हम कनेक्शन लेते हैं, तो वहाँ से 2 फेज निकालते हैं। एक फेज हमारा लाइव रहता है और एक फेज हमारा न्यूट्रल वाला रहता है। और फिर जैसे वो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कनेक्ट करते हैं तो वो फिर आपका चलता है, वो आपका काम करता है। तो आप देखेंगे कि घर में भी आपके घर के आसपास जहाँ से आपने कनेक्शन पोल पर से लिया है, वहाँ पर 3-3 फेज वहाँ से गया हुआ रहता है, क्योंकि जिसके पास 3 फेज अप्लायंसेज होगा वो अगर चला रहा होगा तो उसको तीनों फेज से पावर लेनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर जिसको सिंगल फेज वाली, जनरली हाउस होल्ड हम लोग सिंगल फेज ही सारा चीज़ यूज करते हैं, तो एक ही फेज से काम चल जाएगा। अब उस एक ही फेज में आप किसी से भी ले सकते हैं, आप टोकन फंसा के आप R से भी कनेक्शन ले सकते हैं, Y से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको देखेंगे कि बोलते हैं कि अरे उसके घर में पावर नहीं है और मेरे घर में पावर है, या मेरे घर में पावर नहीं उसके घर में पावर क्यों। तो होता ये है कि इसमें सोच सकता है अगर किसी का R से कनेक्टेड है, किसी का Y से कनेक्टेड है, किसी का B से कनेक्टेड है, और इस पे रेड वाले में अगर उस फेज में अगर लाइन है तो उसका तो काम चल रहा होगा, लेकिन Y और B से जिसका कनेक्शन लिया होगा उसमें नहीं चल रहा होगा। कभी ऐसा होगा कि Y और B में होगा, रेड में नहीं होगा, कभी हो सकता है B में होगा येलो और रेड में नहीं होगा। तो जिस फेज में होगा उस काम उसका चल रहा होगा, जिसमें नहीं होगा उसका काम नहीं चल रहा होगा, नहीं, ठीक है। और जब तक तीनों में नहीं होगा तब तक 3 फेज वाला काम नहीं चलेगा। 3 फेज वाला काम चलानी है तो तीनों फेज में पावर होनी जरूरी है, ठीक है। तो लाइव वायर 3 हो गए, और एक न्यूट्रल है, ठीक है, और दूसरा आपकी अर्थिंग है। तो अर्थिंग वाली वायर जो है, तो आपने पावर जो है वो तो आपने लाइव वायर कोई एक से जो भी जैसे आप कनेक्टेड हैं, और न्यूट्रल आपका वायर निकाल के आपका अप्लायंसेज चल रहा है। लेकिन अगर अप्लायंसेज में कोई फॉल्ट अगर होता है, चार्ज होता है, और आप उसको छूते हैं तो वो चार्ज आपके बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो एज ए कंडक्टर काम करता है। तो हमारे बॉडी में जाएगा तो शॉक लगेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस बॉडी से एक वायर और निकली हुई होती है। वो जो बॉडी है, जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, वहाँ से एक वायर और निकली हुई रहती है, और वो वायर इस बोर्ड के इस तीसरा वाला जो मोटा वाला जो थिक वाला जो है उसमें कनेक्टेड है उसका। और इसकी पूरे बिल्डिंग का जो इसी तरीके से जो वायरिंग किया होगा, तो इस सारे बिल्डिंग से जो ये वायर निकला होगा वो कहीं ना कहीं उसको अर्थिंग किया होगा। मतलब कहीं ना कहीं उस पूरे बिल्डिंग के वायर को, तीसरी वाली वायर जो निकल के आ रही है, उसको कहीं ना कहीं अर्थ किया होगा, ठीक है, ताकि वो सारा जो चीज़ है वो अर्थ को चला जाए। मतलब हमसे फास्ट कंडक्टर है, मतलब हम समझिए कि बढ़िया कंडक्टर वो है कि हमारे बॉडी में ना आने के बजाय वो उस वायर से होकर के वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है।
तो हम क्या होंगे, शॉक से बच जाएंगे। हम क्या होंगे, शॉक से बच जाएंगे। ठीक है, सपोज करिए कि कहीं पर एक ही रास्ता है और उसी से जाना है, तो एक ही रास्ता उसी से जाना है और ट्रैफिक लगी हुई है, तो फिर भी हम जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं जाएंगे, जाना उसी से, क्योंकि वही रास्ता है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं एक और ऐसा भी रास्ता मिल जाता है जो बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, तो हम क्यों उधर से जाएंगे, बिल्कुल इधर से निकल के जाएंगे। तो उस रास्ते को छोड़ देंगे, बिल्कुल वो जो भीड़ कम है जिसमें, उस रास्ते से हम लोग निकल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ होता है, हमारे बॉडी से ना हो करके वो इस थर्ड वाले वायर से हो करके, उससे हो करके वो अर्थ को चला जाता है, और वो बॉडी के ऊपर चार्ज आप जब टच करते हैं तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो बॉडी को अर्थ क्या करता है, वो न्यूट्रल बना देता है। तो बेसिकली अर्थिंग क्या किया, वो जो चार्ज बॉडी है उसको न्यूट्रल बना दिया, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव बॉडी को दे देता है, उसको न्यूट्रल बना देता है। या अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ है तो अर्थ क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसको न्यूट्रल बना देता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अर्थिंग का काम है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराना या लेना। नहीं, अर्थ इलेक्ट्रॉन देगा बॉडी को अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो, और या अर्थ इलेक्ट्रॉन लेगा उस बॉडी से अगर वो निगेटिव चार्ज है तो। मतलब अर्थ एक इलेक्ट्रॉन रिच इस जगह है ना। अर्थ के पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन रिच मटेरियल हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कम सब्सटेंस कहते हैं, बहुत बड़ा है चीज़ हम उसको कह सकते हैं, है ना। कि ज़रूरत पड़े तो दे भी देगा, और नहीं जो ज़रूरत है उसको तो उससे वो ले भी लेगा। कुछ हमारे पेरेंट्स की तरह, है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे लिए, अगर पेरेंट्स की सैलरी आई है या नहीं आई है ना, फिर भी वो हमें देता है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गए तो वो ले लेगा कि यार इतना पैसा तुम क्या करोगे, मुझे दे दो। ठीक है, तो वो आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, या क्या करेगा, आपको कम है तो आपको दे देगा, तो कम है तो आपको देगा, ज़्यादा हो गया तो आपसे ले लेगा। आपके जो पर मंथ की पॉकेट मनी है उसको वो मेंटेन करके रखते हैं हमारे पेरेंट्स। तो एक तरह से वजह समझिए, अर्थ जो है एज ए पेरेंट्स है, ज़रूरत पड़ने पर देता है, और नहीं ज़रूरत है तो वो ले भी लेता है। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें कि अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग इज अ प्रोसेस इन विच चार्ज शेयर्ड और ट्रांसफर्ड बिटवीन चार्ज बॉडी टू अर्थ, है ना। चार्ज बॉडी से अर्थ के बीच में चार्ज का शेयरिंग होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है इसमें, दूसरी बात इसमें ये होती है कि हम लोग सब करते क्यों हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तीसरी बात, उसको हम करते कैसे हैं, हम करते इसमें यह है कि हम एक मोटा सा कंडक्टर रॉड, एक कंडक्टर रॉड मोटा सा, उसको हम क्या करते हैं, ठीक सा अर्थ में ब्यूरिड कर देते हैं, और एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं, उसके एक एंड को उस चार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं और दूसरे एंड को उस ब्यूरिड रॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे, अर्थिंग क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस in which charge shared or transferred between charged body and earth। चार्ज्ड बॉडी एंड अर्थ के बीच में चार्ज का शेयरिंग होता है या फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है, दूसरी बात, क्यों करते हैं, यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, है ना। प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं। किसको, प्रोटेक्शन पर्पस किसको, ह्यूमन एंड साथ साथ इक्विपमेंट और एप्लियंसेज, है ना। हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एप्लियंसेज है, उनको प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जो ह्यूमन हम लोग छुएंगे तो उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। उसमें होता क्या है, हम लोग उसको कैसे कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, ठीक, सपोज करिए कि ये बॉडी कैसा हो गया, चार्ज हो गया, तो इसको क्या करिएगा, यहाँ से एक वायर निकालिए, ठीक, और अर्थ में एक मोटी सी
रॉड जो है इसको आप जोड़ गला दीजिए, है ना, ये है, ठीक है। तो ये थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है जो ब्यूरीड है, जो गड़ा हुआ है, और ये नॉर्मली कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है। यानी एक थिक कंडक्टर है, मोटा सा कंडक्टर, उसको हमने क्या किया, अर्थ में गाड़ दिया, उसको ब्यूरीड कर दिया, और एक एंड से एक कंडक्टिंग वायर निकाल करके उस चार्ज बॉडी को जोड़ दिया। जब चार्ज बॉडी को जोड़ देगा तो ये क्या करेगा, अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। फाइनली क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर दूसरे केस में देखें तो सपोज ये अगर आपका निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज है, और इनको अगर आप यही काम करते हैं, अर्थ में इसको भी आपने क्या किया, ब्यूरीड कर दिया, इसको गाड़ दिया आपने, ठीक है। ये आपका कैसा है, थिक कंडक्टर है जो आपका ब्यूरीड है, मतलब उससे गड़ा हुआ है, और ये जो है आपका कंडक्टिंग वायर है, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इसे आपने जोड़ दिया। जैसे आप जोड़ेंगे तो ये माइनस है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो इसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, अर्थ में चला जाएगा, तो फाइनली ये कैसा बन जाएगा, ये भी फिर न्यूट्रल बन जाएगा, ये न्यूट्रल आपका बन जाएगा। मतलब चार्ज का शेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को कम था तो दे के न्यूट्रल बना दिया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो ले के न्यूट्रल बना दिया। इसमें क्या हुआ, एक ठीक कंडक्टर है जो अर्थ में ब्यूरीड है, और उनसे एक कनेक्टिंग वायर निकला हुआ है जो उस चार्ज बॉडी इक्विपमेंट एप्लायंसेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कंडक्टिंग या thick conductor which is buried in the earth. It consists of a thick conductor which is buried in the earth and a conducting wire which one end is connected to the charge body or electrical appliances and another end is connected to the thick conducting wire, है ना, thick conducting wire या conductor which is buried in the earth, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो अर्थिंग ये है, क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और होता क्या है, इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ, चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज टू अर्थ। और जो लाइव वायर है वो बेसिकली आपका रेड वायर, येलो में से कोई कलर हो सकता है, और जो अर्थिंग की वायर होती है ये जनरली आपका ग्रीन है, ग्रीन कलर का होता है। और जो आप ये न्यूट्रल वाली वायर की बात करते हैं, जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वाला जो होता है ये आपका ब्लैक है, ये जो है आपका ब्लैक कलर का होता है। तो न्यूट्रल वाला जो है वो ब्लैक कलर है, जो अर्थिंग वाली है वो ग्रीन कलर का है, और जो लाइव वायर होता है वो आपको रेड, येलो, ब्लू में से होगा, ठीक। तो सप्लाई हम लोग लाइव में से कोई एक फेज और फिर न्यूट्रल एक लाइव में से कोई एक फेज और न्यूट्रल लेते हैं, और जो अर्थिंग वाली है वो हम घर के अंदर ही कहीं पे करते हैं, या अगर घर के अंदर नहीं किया हुआ है तो तीसरा वायर भी आपको वहीं से ट्रांसमिशन लाइन पर भी अर्थिंग वायर भी गया होता है, कहीं पर वायरिंग किया गया रहता भी है, कहीं जगह नहीं भी किया रहता है तो वहाँ पे करते हैं। हालांकि घर में आप देखेंगे तो हर जगह आपको मिल जाएगा, हर बोर्ड में तीसरा लगा मिल जाएगा, हो ठीक है, लेकिन उस घर का बिल्डिंग का कहीं अर्थिंग किया हुआ नहीं है, या फिर आपने उसे तीसरा वायर निकाल के आपने उस जो बिजली के खंभे के ऊपर से जो अर्थिंग वायर गई हुई है वहाँ से भी आपका कनेक्शन नहीं, तो मतलब तरीके से समझिए फॉल्स है ना। दिखाने के लिए हमने दिखा दिया है कि हमने 3 पिन वाली काम हो रही है, क्योंकि वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई भी चीज़, उसमें जो 3 प्लग लगा रहे हो तो सबको ध्यान में रखते हुए बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक को ध्यान रखते हुए बना रहा है, अमीरों के लिए या फिर गरीबों के लिए, कम पैसे वालों के लिए या फिर ज़्यादा पैसे वालों के लिए, है ना। ऐसा तो कर नहीं रहा, वो तो सबके लिए बना रहा है ना, जिनको का तो जो अच्छा अपना कर रखा है तो ठीक है कर रखा है, जिसने नहीं कर रखा है तो ठीक है, उनका बस देखने के लिए है कि चलो हम वो भी उसमें लगा हुआ है, लेकिन ठीक है वो वर्क नहीं करेगा। उस केस में बस दिखने के लिए आपको अर्थिंग वायर है, लेकिन आपको अगर शॉक लगेगा ही उसमें, क्योंकि आप उसको छुएंगे तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि तीसरा वाला वायर जो है वहाँ तो जाएगा, लेकिन तीसरी वाली उस जो इक्विपमेंट है उसमें तो आपको 3 वायर निकला हुआ है, 3 पिन है तो उसमें तो वहाँ तक आ रही हुई है,
लेकिन वो चीज़ का कनेक्शन, 3 पिन का कनेक्शन कहीं और नहीं है, बस वहाँ तक दिखाने के लिए वो चीज़ है। लेकिन आप बोर्ड खोल के देखेंगे तो लगा कि वो तो खुला हुआ है, मतलब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं पर। तो देखने के लिए वो है, लेकिन वो काम के लिए नहीं है, वर्किंग में नहीं है। तो उस केस में भी आपको शॉक लगेगा। शॉक तब नहीं लगेगा जब ये चीज़ आपको वर्किंग हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक बात आपके मन में सवाल पैदा हो रही हो कि सर जी इसकी लेंथ लंबी क्यों होती है और ये मोटा क्यों होता है, मतलब थिक क्यों होता है। तो पहला बात तो ये कि लेंथ लंबा होने की वजह से क्या है कि ये दोनों पिन के घुसने से पहले वो वाली पिन आपके घुस जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो 2 पिन है, वो जो दोनों पिन घुसेगा उससे पहले आपकी ये पिन घुस जाएगी, क्योंकि ये लंबा है ना, पहले वो घुस जाएगी। मतलब अर्थिंग वाला कनेक्शन है जो पहले इसमें हो जाएगा। मतलब अगर शॉक आएगा, कुछ फॉल्ट होगी, तो उससे पहले अर्थिंग कनेक्टेड है, मतलब जो उसमें चार्ज डेवलप होगा, कुछ फॉल्ट होगा, तो हमें नहीं लगेगा वो उसी में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले कनेक्टेड है। तो इसलिए लंबा है कि पहले वो कनेक्ट हो जाए, है ना, उसके बाद ये दोनों हो। कोई दिक्कत होगा तो वो काम करने लगेगा, ठीक है। इसलिए उसकी लेंथ लंबी होती है। और इसका एरिया, मतलब, और एरिया क्यों बड़ा होता है? एरिया इसलिए बड़ा होता है कि आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है ρl/a। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है, मैं रेडियस कर रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो रेजिस्टेंस होता है ρl/a। रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जिसका वो बनी हुई है वायर, और लेंथ l हो गया और a उसका एरिया हो गया। तो अगर ये एरिया उसका ज़्यादा होगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, थिक, मोटाई ज़्यादा होगी, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका कम होगा। जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका कम होगा। तो रेजिस्टेंस जब कम होगा तो जाहिर सी बात है जो करंट होगी वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब उसमें अवरोधक नहीं होगा, मतलब उसमें कोई रुकाव पैदा नहीं होगा, कोई उसको ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई रोकने का नहीं, मतलब ईजिली उसमें करंट जो है वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो थिक होने का वजह यह है कि उसका रेडियस कम हो, एरिया ज़्यादा होने से, ताकि वो ईजिली उसमें करंट जाए, कोई रुकावट ना हो, हमें प्रोटेक्ट हो जाए, हम प्रोटेक्ट हो जाए, बॉडी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो जाए। और लंबा होने का वजह यह है कि अगर वो, क्योंकि वो पहले कनेक्ट हो जाएगी, तो अगर कोई फॉल्ट होगा भी तो वो कनेक्टेड पहले से ही है, तो उसमें चला जाएगा वो चार्ज, अर्थिंग हो जाएगी, तो आप उससे फॉल्ट से बच जाएंगे। तो ये चीज़ है आपका अर्थिंग। तो अर्थिंग चार्ज शेयरिंग, पॉजिटिव है तो न्यूट्रल बना देना, नेगेटिव न्यूट्रल बना देना, पॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, नेगेटिव है तो उसको ले लेगा। तो अर्थिंग के लिए जब हम सिंबल, आप जब भी देखें क्या करेंगे, सीधा इसको ऐसे लाते हैं और हम लोग ऐसे 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 कर देते हैं अर्थिंग के सिंबल, है ना। तो हम लोग इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं, ये बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर हम इसको वायर को लाएंगे और ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड कर देंगे, मतलब कोई भी समझ जाता है कि ये अर्थिंग किया हुआ, ठीक। तो ये चीज़ें हो गए बच्चों, अर्थिंग के बारे में हो गए, ये हमारा अर्थिंग था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अर्थिंग, ठीक है। कलर कौन सा है? सिंगल फेज हम लोग घर में यूज करते हैं, 3 फेज बहुत सारा इक्विपमेंट है, जिसको 3 फेज है वो 3 फेज तीनों लेगा, है ना। अगर सिंगल फेज है तार वायर में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। और ये कलर इसके लिए है, अर्थिंग क्यों है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो आएगा वो चार्ज कैसे करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे पास होने वाली है वो होने वाली है कि हमने अभी तक चार्ज का प्रॉपर्टी पूरा पढ़ते गए हैं। अरे ये चार्ज ये होता है, इसका ये प्रॉपर्टी होता है, कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इसका ये यूनिट होता है, चलता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, एक्सलेटेड होकर चलता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करता है, एक्सलेटेड है तो, है ना। कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है, कंफर्म टेस्ट जो चार्ज का है वो रिपल्सन है, ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रैक्शन जो है वो न्यूट्रल बॉन्डिंग भी होता है। जैसे आप लोग कोई कॉम्ब लेते हैं, बचपन में 8th 7th में पढ़ना था कि अगर आप कोई कॉम्ब लेते हैं और कॉम्ब को अगर अपने हेयर में आप रब करते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े का आप नज़दीक ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कागज़ का टुकड़े जो है उसमें उड़ करके उसमें चिपक जाता है। तो ऐसा थोड़ी था कि वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो चार्ज था, जो वो भी चार्ज है ये भी अटैक, नहीं, वो न्यूट्रल था, क्योंकि उसका कुछ हुआ नहीं था, वो न्यूट्रल था। लेकिन जब ये चार्ज ऐसे रब किए तो इसमें घर्षण होता है और उसके बाद ये चार्ज होता है, उसके बाद जाता है तो फिर क्या करता है, न्यूट्रल को भी अटैक कर लेता है। तो वहाँ पर वो न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता था। तो खैर, तो चार्ज इसमें जो हमने रब किया है उसको कॉम्ब को, और फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुआ, उससे चार्ज डेवलप हुआ, तो एक चार्ज करने का एक तरीका है ना। तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हैं चार्ज के बारे में हम लोग एकत्रित कर चुके हैं पिछले 3-4 लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर से हम लोग वही चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं, जितना भी हमने फॉर्मूला पढ़ा इसके अंदर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे
और इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो बॉडी चार्ज होगा, और चार्ज कितना सारा प्रॉपर्टी था जो हमने पढ़ा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ा हाथ से और उसको पकड़ के हमने पुल करके निकाल दिया, है ना? ये बात तो समझ में आ गई, चलो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है या किसी को देना है। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूक्लियस में है वो, वहाँ से आसान नहीं है निकालना, नहीं निकाल सकते। तो इलेक्ट्रॉन को भी निकालना क्या इतना आसान है कि हमने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और पकड़ के निकाल लिया, पुल कर लिया? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि आप जिस चीज़ को देख भी नहीं सकते हैं, आप नेकेड आई से देख भी नहीं पा रहे हैं, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कैसे निकालेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन को? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और वो सेंटर जो न्यूक्लियस है उनके साथ वो बॉन्डेड है, अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें वहाँ से नॉकआउट करनी है, हमें उसको बाहर निकालनी है, तो हमें उसको कुछ एनर्जी देना होगा। क्या देना होगा बच्चों? हमें कुछ उसको एनर्जी देना होगा, है ना? क्योंकि जब तक मैं उसको वो एनर्जी ना दूंगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि जो रिवॉल्व हो रही है बॉन्डेड में है न्यूक्लियस के साथ, तो उसके पास एक एनर्जी है, और एटलीस्ट उसको मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तब जा करके उस बाउंडेशन से वो बाहर निकल पाएगा और वो नॉकआउट होगा वहाँ से, और तब जा करके वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और या आप उसको किसी को देते हैं, ठीक है? तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने और किसी को जाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एक एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आप कैसे देंगे? तो एनर्जी देने के लिए आपके पास कई सारे तरीका हो सकता है कि आप वो एनर्जी उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, है ना? इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका एक रबिंग मेथड है कि आप रब करते हैं तो उस तरीके से उसको एनर्जी मिलता है ना? या फिर आपका लाइट इंसिडेंट कराइए उसके ऊपर, लाइट इंसिडेंट कराते तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक, एक कंडक्शन मेथड भी है चार्ज करने का, मतलब चार्ज बॉडी के नज़दीक में अगर एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो कुछ उस तरीके से उसको एनर्जी मिलता है और चार्ज हो जाता है। एक इंडक्शन है, मतलब वहाँ से उसको कुछ एनर्जी मिलता है। तो कई सारे मेथड हैं एक बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने का, मतलब उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, उसको चार्ज उसके ऊपर डेवलप करने का। ठीक है, अगर कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर होगा, अगर वो चाहे वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, लेकिन अगर कंडक्टर तो उसके सरफेस पर आती है। और अगर इंसुलेटेड बॉडी है, डाइलेक्ट्रिक है, तो उसके अंदर जो है आपका वॉल्यूम में चार्ज आती है। तो इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हमें जो उसको देना है वो एक एनर्जी जरूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कई सारे हमारे टाइप्स हैं उसको इलेक्ट्रीफाई करने का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रीफाई करने का जो तरीका है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको मैं स्टार्ट अगर आज कर भी दूं तो मैं इस क्लास में उसको कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनमें काफ़ी थोड़ा लंबा समय लगेगा उसमें। मतलब लंबा समय कहने का मतलब है कि आधे घंटे लग जाएंगे, तो उसको मैं आज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके लिए मैं नया लेक्चर में इसको स्टार्ट करूँगा। तो उसमें नया लेक्चर में जो अगला लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में हम लोग चार्ज करने का तरीका पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करेंगे, बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे उसको पढ़ेंगे। और देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक डिवाइस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, या गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, और उससे बेसिकली हम लोग चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है या नहीं है। तो चार्ज के प्रेजेंस को या फिर कितनी अमाउंट में है, एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज का उस बॉडी के ऊपर या प्रेजेंस ऑफ चार्ज का। तो एक गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसको हम लोग उसे पढ़ेंगे। और तीसरा हम जो हमारे पास मटेरियल है, जिस बार बार मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो इस मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि कितने पॉइंट तरीके का हमारे पास मटेरियल है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तो सबको पता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, जानते ही होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो जस्ट वो 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और इसी चार्जिंग प्रोसेस में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा। जब हम लोग मेथड कंडक्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। जब हम इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हमें एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस पर होगा, कैसे हम लोग चार्ज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन पर, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और दूसरा जो है वो आपका, जैसा कि मैंने कहा, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। और तीसरा जो है हम उसको क्लासीफाई करेंगे मटेरियल को।
और अगर इसके बाद हमारे पास समय बचता है तो हम लोग कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो दो चार्ज के बीच के में जो फोर्स है, उस फोर्स पे कैसे कुलम्स लॉ से कैसे वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कुलम्स ने क्या लॉ दिया था फोर्स के बारे में, उस अट्रैक्टिव और रिपल्सन के बारे में, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, इसको हम कहें कि अब कंप्लीट होकर के अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वो कुलम्स लॉ से स्टार्ट हुआ है, हम लोग ये कहते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। उससे पहले जो ये चीज़ें थी, ये हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे चार्ज के बारे में, बहुत कुछ है ना, और ये है ना, तो वो चीज़ हम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में मिलते हैं अपने उस इलेक्ट्रिफिकेशन टॉपिक के साथ, गॉड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, एंड देन जो क्लासीफाई करेंगे उसके, और समय बचा तो कुलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर उसके अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।